दोस्तों, अपने पहले किए गए अनाउंसमेंट को फॉलो करते हुए 12 जुलाई 2022 को नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किए गए पहले फुल कलर्ड इमेजेस और स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा को रिलीज कर दिया। Every image is a new discovery, and each will give humanity a view of the universe that we've never seen before. इस रिलीज के जरिए हमें इस ब्रह्मांड के अब तक के सबसे पुराने, मोस्ट डिटेल्ड और सबसे क्लियर इमेजेस देखने को मिले, जो कि अपने आप में काफ़ी एक्साइटिंग था। आज के इस एपिसोड में हम इन सभी इमेजेस का विस्तार से विश्लेषण करेंगे और ये जानेंगे कि ये इमेजेस असल में हमें क्या दिखा रहे हैं और इनमें क्या खास है। साथ ही साथ कंपैरिजन के जरिए हम ये भी देखेंगे कि जेम्स वेब द्वारा खींचे गए ये इमेजेस हबल टेलीस्कोप द्वारा खींचे गए इमेजेस से कितने बेहतर हैं। तो बिना और वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। कैरिना नेब्यूला। दोस्तों, ये कैरिना नेब्यूला की तस्वीर है जो हमसे 7600 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। अगर आप हमारे इस चैनल के रेगुलर व्यूवर हैं तो आपको पता होगा कि स्पेस के विशाल एरिया में मौजूद डस्ट और गैसेस के क्लाउड को हम नेब्यूला कहते हैं। तारों का जन्म भी नेब्यूला में ही होता है, इसलिए इन्हें स्टार नर्सरीज भी कहा जाता है। हबल समेत दूसरे टेलीस्कोप्स पहले भी इस नेब्यूला की तस्वीर ले चुके हैं, पर जेम्स वेब द्वारा ली गई इसकी तस्वीर में जितने डिटेल्स मौजूद हैं उतने आज तक हमने पहले कभी भी नहीं देखे थे। चमकते तारों के बीच ये जो माउंटेन्स और वैलीज के जैसा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये इस नेब्यूला में मौजूद NGC 3324 नाम के यंग स्टार फॉर्मिंग रीजन का एज है। इससे पहले कि हम ये जानें कि इस तस्वीर में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि नाइट स्काई में ये नेब्यूला हमें कैसा दिखाई देता है और दूसरे टेलीस्कोप्स के मुकाबले जेम्स वेब इसके कितने अंदर तक झांक सकता है, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि जेम्स वेब कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो देखा आपने, हबल के ज़रिए हमने पहले भी इस नेब्यूला की तस्वीर देखी है, पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जेम्स वेब की तस्वीर के ज़रिए हमें इसमें काफ़ी कुछ नया भी देखने को मिल रहा है। एनीवे, चलिए अब ये जानते हैं कि ये तस्वीर हमें क्या दिखा रही है। अगर आपको याद हो तो हबल टेलीस्कोप के ज़रिए भी हमने लगभग इसी तरह के ऑब्जेक्ट को देखा था, जो लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था। इसे पिलर ऑफ क्रिएशन नाम दिया गया था। चूँकि दिखने में ये तस्वीर भी लगभग वैसी ही है, इसे हम जेम्स वेब का पिलर ऑफ क्रिएशन वर्जन कह सकते हैं। इस इमेज के ऊपरी भाग में ब्लू कलर के रीजन में हमें काफ़ी ब्राइट स्टार्स चमकते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि इसके नीचे भाग में मौजूद हम उन मटेरियल्स को देख रहे हैं जो कि हर नेब्यूला में मौजूद होते हैं, जिनसे स्टार्स का फॉर्मेशन होता है। इस 3 डायमेंशनल इमेज को कॉस्मिक क्लिफ कहा गया है। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, इसका बीच का ये भाग ऊपर और नीचे के रीजन को अलग कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये इमेज ऐसा क्यों है और इसमें चल क्या रहा है। दरअसल ऊपर के ब्लू वाले रीजन में ब्लू हॉट स्टार्स मौजूद हैं, जो कि ज़्यादा मैच्योर होने के कारण तेज़ गति से काफ़ी मात्रा में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। ये रेडिएशन नेबुला में मौजूद हॉट आयोनाइज्ड गैसेस और डस्ट को उनसे दूर ढकेल दे रहा है, जिसके कारण ये इस इमेज के निचले भाग में जमा हो जा रहे हैं। ये मटेरियल्स नेबुला के इस रीजन में अपने मूवमेंट से एक पहाड़नुमा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। ये रीजन कितना बड़ा होता है, इसका अंदाज़ा आप केवल इस बात से लगा सकते हैं कि इस पहाड़नुमा स्ट्रक्चर का सबसे ऊंचा पीक 7 लाइट ईयर्स जितना बड़ा हो सकता है। कंप्रेस्ड डेंस गैसेस और डस्ट के इन्हीं रीजन्स के अंदर नए तारों का निर्माण होता है। अपने दूसरे टेलीस्कोप्स के मदद से हमारे लिए इस रीजन के अंदर देख पाना संभव नहीं है, पर चूंकि जेम्स वेब एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है,
ये डस्ट और गैसेस के पार भी आसानी से देख सकता है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसके ज़रिए हम स्टार फॉर्मेशन के अर्ली फेजेस को भी देख सकते हैं। इसलिए जेम्स वेब द्वारा इस नेब्यूला की ली गई तस्वीर में हमें ऐसे हज़ारों नए तारे देखने को मिले जिन्हें इस नेब्यूला में अभी तक हम नहीं देख पाए थे। इसके कुछ फीचर्स पर भी अगर गौर करें तो काफ़ी हद तक ये हमें पिलर्स ऑफ क्रिएशन जैसा ही लगता है, क्योंकि यहाँ भी लगभग वही सब हो रहा है। जैसे कि यहाँ भी हमें जाइंट हॉट स्टार्स से निकलने वाला पावरफुल स्टेलर विंड देखने को मिल रहा है, जो स्टार फॉर्मिंग मटेरियल को ढकेल कर दूसरे लोकेशन पर भेज दे रहा है। दोस्तों, जेम्स वेब ने अभी काम करना बस शुरू ही किया है और इसने हमें इस ब्रह्मांड के कई दिलचस्प तस्वीरें दे भी दिए। इन तस्वीरों से हमें इस ब्रह्मांड के बारे में निश्चित तौर पर काफ़ी कुछ जानने को मिला। अगर हम स्पेस या पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो ये कई तरह के रहस्यों से भरा हुआ है। एस्ट्रोफिजिक्स विज्ञान का एक ऐसा ब्रांच है जो इन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करता है। दोस्तों, अगर आपको स्पेस में घटने वाले फेनोमेनन इंटरेस्टिंग लगते हैं और आप इस फील्ड में नए हैं तो मैं आपको कुकू एफएम ऐप पर एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन अ हरी नाम की किताब की समरी सुनने की सलाह दूंगा। ये हिंदी भाषा में उपलब्ध है और एस्ट्रोफिजिक्स के टॉपिक से आपको रूबरू करवाता है। अगर आप कुकू एफएम के बारे में नहीं जानते तो ये एक ऐसा ऐप है जहां हर तरह के नॉन फिक्शनल किताबों की समरी आपको हिंदी भाषा में ऑडियो बुक के फॉर्म में आसानी से मिल जाते हैं। तो चाहे आप एक स्टूडेंट हो, फिटनेस कॉन्शियस पर्सन हो, बिजनेसमैन हो या किसी अन्य फील्ड से ही क्यों ना हो, इस ऐप पर हर तरह का नॉलेज आपको ऑडियो शोज और बुक समरीज के माध्यम से आसानी से मिल जाता है। इस ऐप का इस्तेमाल मैं लगभग रोज़ करता हूँ और आपको भी रेकमेंड करता हूँ कि आप भी इसका इस्तेमाल करें। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसे 4.5 से ज़्यादा की रेटिंग मिली है प्ले स्टोर पे। इस समय इस पे 1000 घंटों से ज़्यादा का कंटेंट अवेलेबल है। आमतौर पर इस ऐप पे ईयरली सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 399 रुपये देने पड़ते हैं, पर VT50 कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप ये सब्सक्रिप्शन मात्र 199 रुपये में ले सकते हैं। साथ ही साथ इस ऐप को अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स या दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और वो इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 100 रुपये का पेटीएम कैशबैक भी मिलेगा। तो कुकू एफएम के इस ऑफर का लाभ उठाइए और अपने पैसे बचाइए। इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक और कूपन कोड मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। NGC 3324 के इन ऑब्जर्वेशन से हमें स्टार फॉर्मेशन के प्रोसेस को समझने में मदद मिलेगी। दरअसल एक तारे के निर्माण की शुरुआत इरोडिंग कैविटी के एक्सपेंशन से होती है। ब्राइट आयोनाइज्ड रिम जैसे ही नेबुला में एंटर करते हैं वो वहाँ मौजूद डस्ट और गैसेस को भी धीरे धीरे पुश करने लगते हैं। किसी तरह का अनस्टेबल मटेरियल अगर वहाँ मौजूद हुआ तो इंक्रीज्ड प्रेशर के कारण वहाँ मौजूद मटेरियल्स कोलैप्स कर जाते हैं और वहाँ नए तारे का जन्म होता है। हालांकि यही डिस्टर्बेंस कई नए तारों को बनने से रोक भी देता है, क्योंकि ये स्टार मेकिंग मटेरियल को ढकेल कर दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। तो तारों के बनने और न बनने के बीच का बैलेंस कैसे बनता है ये जानना भी दिलचस्प होगा। जेम्स वेब के जरिए हमें तारों के निर्माण से संबंधित कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, जैसे कि ये किस बात पर निर्भर करता है कि किसी खास रीजन में कितने स्टार्स फॉर्म होंगे, तारे एक सर्टेन मास के ही क्यों बनते हैं, तारों का निर्माण गैस और डस्ट के विशाल क्लाउड के इवोल्यूशन को किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं इत्यादि। चलिए अब जेम्स वेब द्वारा खींचे गए दूसरे तस्वीर को देखते हैं। स्मैक्स 0723 ये जेम्स वेब द्वारा रिलीज़ की गई पहली डीप फील्ड इमेज है जो स्मैक्स 0723 नाम के एक गैलेक्सी क्लस्टर को दिखा रही है। हबल के द्वारा पहले भी हम इसकी तस्वीर ले चुके हैं। हबल के ज़रिए स्पेस के इस रीजन पर जब हमने सबसे पहले नज़र गड़ाई तो ऐसा लगा मानो यहाँ कुछ हो ही ना, क्योंकि स्पेस का ये रीजन एकदम डार्क था। पर जैसे जैसे हबल ने इसे एक्सप्लोर करना शुरू किया वैसे वैसे यहाँ नए नए गैलेक्सीज मिलने हमें शुरू हो गए। धीरे धीरे हमें इसमें इतने गैलेक्सीज मिले कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हबल ने इस गैलेक्सी क्लस्टर की जो तस्वीर ली वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में जेम्स वेब की तस्वीर में कितने ज़्यादा डिटेल्स मौजूद हैं। जेम्स वेब की इस इमेज में खास ये है कि इस इमेज के बीच में हमें एक बहुत बड़ा गैलेक्सी क्लस्टर नज़र आ रहा है। इस गैलेक्सी क्लस्टर का लाइट लगभग 5 बिलियन साल तक ट्रैवल करने के बाद हम तक पहुंचा है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये लाइट उतना ही पुराना है जितना कि हमारा अपना सोलर सिस्टम। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती।
क्योंकि इस इमेज में हमें कई दूसरे गैलेक्सीज भी देखने को मिल रहे हैं जिनके लाइट्स काफ़ी फेंट हैं, यानी कि जो काफ़ी कम लाइट कर रहे हैं। इन गैलेक्सीज के फेंट लाइट ये दर्शा रहे हैं कि ये गैलेक्सीज हमसे और भी ज़्यादा दूर मौजूद हैं। दरअसल इस इमेज में जो गैलेक्सीज हमें जितने लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं वो हमसे उतने ही ज़्यादा दूर मौजूद होंगे। इस इमेज में आपको कई ऐसे भी गैलेक्सीज नज़र आ रहे हैं जिनके लाइट को हम तक पहुंचने में 13 बिलियन साल से भी ज़्यादा का समय लग गया है। ये इमेज हमें एक और शानदार चीज़ दिखा रही है। दरअसल जब हम इसके सेंट्रल गैलेक्सी क्लस्टर पर फोकस करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसके चारों तरफ एक सर्कुलर आर्क बना हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। दरअसल ये ग्रेविटेशनली लेंस्ड होने के कारण हमें ऐसा नज़र आ रहा है। असल में ये विशाल गैलेक्सी क्लस्टर फोरग्राउंड में मौजूद होगा और एक नेचुरल टेलीस्कोप लेंस के जैसा काम करते हुए अपने पीछे छुपे हुए गैलेक्सीज को भी हमें दिखा रहा है। ये गैलेक्सीज बेहद ही पुराने हैं। डेटा के आधार पर अगर बात करूं तो ये गैलेक्सीज बिग बैंग होने के केवल 100 मिलियन साल बाद के बने हुए हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि इस ब्रह्मांड के सबसे पहले स्टार्स भी शायद इन्हीं गैलेक्सीज में बने होंगे। चूँकि ये एक डीप फील्ड फोटोग्राफ है, मैं आपको बता दूं कि हबल को अपने सबसे डीप फील्ड इमेज को कैप्चर करने के लिए स्पेस के एक खास स्पॉट पर लगातार 3 हफ्तों तक नज़र बनाई रखनी पड़ी थी, जबकि जेम्स वेब को इस इमेज को कैप्चर करने के लिए स्पेस के उसी स्पॉट पर केवल 12.5 घंटे नज़र बनाई रखनी पड़ी। हालांकि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हबल पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था, जबकि जेम्स वेब L2 लैग्रेंज पॉइंट का चक्कर लगाते हुए अपना काम करता है, जो कि ज़्यादा बेहतर लोकेशन है स्पेस को बिना किसी दिक्कत के ऑब्जर्व करने का। यहाँ मौजूद रहकर वेब किसी खास टारगेट पर बिना किसी दिक्कत के कंटिन्यूअसली नज़र बनाए रख सकता है। इसके अलावा हबल की तुलना में वेब आकार में भी ज़्यादा बड़ा है और उससे कहीं ज़्यादा सेंसिटिव भी है। साथ ही साथ ये एक ठंडा टेलीस्कोप है, जिसके कारण ये उन वेवलेंथ्स को भी कैप्चर कर लेता है जिन्हें हमारे दूसरे टेलीस्कोप कैप्चर नहीं कर सकते। इस कारण आप देख सकते हैं कि हबल और जेम्स वेब द्वारा खींचे गए इमेज की क्वालिटी में कितना ज़्यादा अंतर है। क्योंकि वेब एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, इसके इमेज को हबल से कंपेयर करना सही नहीं होगा। आइए हम इस इमेज को एक दूसरे इंफ्रारेड टेलीस्कोप द्वारा खींचे गए इमेज से ही कंपेयर कर लेते हैं। ये वाइज नाम के टेलीस्कोप द्वारा खींची गई स्पेस के सेम रीजन की तस्वीर है। आप आसानी से ये देख सकते हैं कि इस इमेज के कंपैरिजन में जेम्स वेब द्वारा खींची गई इमेज कितनी ज़्यादा डिटेल्ड है। साइंटिफिक नज़रिए से अगर देखें तो सबसे एक्साइटिंग चीज़ ये नज़र आती है कि वेब अपने एक फील्ड ऑफ व्यू में 100 गैलेक्सीज के केमिकल स्पेक्ट्रा को एक साथ देख सकता है। केमिकल स्पेक्ट्रा एक तरह से गैलेक्सीज के केमिकल फिंगरप्रिंट की तरह होते हैं, क्योंकि इनके ज़रिए हमें गैलेक्सीज के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है, जैसे कि कोई गैलेक्सी हमसे किस गति से दूर जा रहा है, कोई गैलेक्सी हमसे कितनी दूर पर मौजूद है, किसी गैलेक्सी का केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इत्यादि। एस्ट्रोनॉमर्स इस डेटा से ये जान सकते हैं कि किसी गैलेक्सी के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। एक बार जब इन मॉलिक्यूल्स का पता चल जाए तो हम आसानी से ये बता सकते हैं कि इन गैलेक्सीज में किस तरह के हैवियर एलिमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस गैलेक्सी में स्टार्स फॉर्म हो रहे हैं, किस गैलेक्सी में स्टार्स का बनना बंद हो चुका है, या फिर ये भी कि कौन से गैलेक्सीज आपस में टकरा चुके हैं। तो एक तरह से वेब की मदद से न सिर्फ हम इस ब्रह्मांड के सबसे पुराने क्षणों को देख और समझ पाएंगे, बल्कि इसके ज़रिए हम अलग अलग तरह के गैलेक्सीज के बारे में भी काफ़ी कुछ जान पाएंगे। चलिए अब आते हैं जेम्स वेब द्वारा खींचे गए अगले इमेज के ऊपर, वॉस्प 96b। ये इमेज है वॉस्प 96b नाम के एक हॉट और पफी एक्सोप्लैनेट की, जो हमसे 1150 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। वेब ने इसे उस समय ऑब्जर्व किया जब ये अपने तारे के सामने से पास कर रहा था। 6.5 घंटे के इसके ट्रांजिट से हमें इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद केमिकल्स का पता चला। दरअसल कोई प्लैनेट जब अपने तारे के सामने आता है तो तारे का लाइट उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से पास करते हुए हम तक पहुंचता है। तारे का ये लाइट जब प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से पास कर रहा होता है, उस समय ये वहाँ मौजूद केमिकल्स से इंटरेक्ट करता है और उनके सिग्नेचर्स कैरी करते हुए हम तक पहुंचता है। इसलिए इस लाइट का एनालिसिस करके
हम उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में मौजूद केमिकल्स का पता लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वेब ने 6.5 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद इस एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में मौजूद केमिकल्स का पता लगाया। क्योंकि ये एक फेवरेबल ऑर्बिट में मौजूद है, ये ऐसा कर सकता है। पर हबल के लिए इतने समय तक किसी प्लैनेट के ट्रांजिट को ऑब्जर्व करना संभव ही नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए अपना काम करता है। इसके व्यू को कई बार पृथ्वी ही ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण ये केवल पार्शियल ऑब्जर्वेशन ही कर पाता है। एनीवे, जेम्स वेब ने अभी काम करना शुरू ही किया है और इसने हमें इस एक्सोप्लैनेट का इनक्रेडिबली डिटेल्ड केमिकल फिंगरप्रिंट भी दे दिया है। जब हम इस स्पेक्ट्रा को देखते हैं तो हमें इसमें एब्जॉर्प्शन लाइंस देखने को मिलते हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि उस एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर से आने वाले लाइट को कौन कौन से केमिकल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें हमें वाटर की मौजूदगी देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में पानी मौजूद है, पर शायद लिक्विड नहीं बल्कि वाटर वेपर के फॉर्म में। साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि इसके एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स और हेज भी मौजूद है। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इसके एटमॉस्फेयर में अगर वाटर मौजूद है तो वहाँ लाइफ भी मौजूद होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि पानी की मौजूदगी काफ़ी नहीं है ये बताने के लिए कि किसी ग्रह पे जीवन मौजूद होगा या नहीं। ऐसा क्यों है, इसके ऊपर हम पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। जहाँ तक इस प्लैनेट की बात है, इस पे जीवन बिल्कुल भी मौजूद नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपने स्टार से उससे भी ज़्यादा नज़दीक है जितना कि मर्क्यूरी हमारे सूर्य से। मतलब कि ये प्लैनेट बेहद ही गर्म होगा, जिसमें कि पानी के लिक्विड फॉर्म में होने की भी कोई संभावना नहीं है। साथ ही साथ ये अपने तारे का एक चक्कर पृथ्वी के 3.5 दिन में ही लगा लेता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें ये भी जानने को मिला कि वेब हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को भी ऑब्जर्व करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेब केवल एक्सोप्लैनेट्स के इमेजेस ही नहीं खींचेगा, बल्कि ये हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद मंगल, जुपिटर, सैटर्न जैसे ग्रहों के इमेजेस भी खींचेगा। इनफैक्ट इसने जुपिटर की एक बेहद ही बेहतरीन तस्वीर भी खींची है। दरअसल वैज्ञानिक ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या जेम्स वेब उन ऑब्जेक्ट्स की तस्वीरें लेने में सक्षम है जो कि काफ़ी फास्ट मूव करते हैं। जुपिटर की तस्वीर लेकर जेम्स वेब ने इस टेस्ट को भी आसानी से पास कर लिया। चलिए अब अगले तस्वीर पर आते हैं, सदर्न रिंग नेब्यूला। दोस्तों, ये तस्वीर एक डाइंग स्टार और प्लैनेटरी नेब्यूला की है, जिसे सदर्न रिंग नेब्यूला या NGC 3132 के नाम से जाना जाता है। ये हमसे 2500 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है और इसमें हम एक डाइंग स्टार को देख सकते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले लोग इसे नाइट स्काई में भी देख सकते हैं। इसे भी हबल द्वारा पहले ही ऑब्जर्व किया जा चुका है। चलिए हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं। ये रहा इसका हबल द्वारा कैप्चर किया गया इमेज और ये रहा इसका जेम्स वेब द्वारा कैप्चर किया गया इमेज। इस तस्वीर में जो आपको दिखाई दे रहा है उसे प्लैनेटरी नेब्यूला कहा जाता है। ये स्पेस का एक ऐसा रीजन होता है जिसमें एक स्टार चारों तरफ से गैस और डस्ट के रिंग से घिरा हुआ होता है। देखने में ये तस्वीर काफ़ी अच्छी है, पर सवाल ये है कि स्पेस में ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण आखिर कैसे हुआ होगा। आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। ये स्टार शायद हमारे सूर्य जैसा रहा होगा। अपने अंतिम समय में जब इसका फ्यूल खत्म हो गया होगा तो फैलकर ये एक रेड जाइंट में बदल गया होगा। उसके बाद ये सिकुड़ कर छोटा हो गया होगा, पर इस दौरान इसने अपना आउटर शेल या बाहरी मटेरियल वहीं छोड़ दिया होगा, जो कि हमेशा के लिए बाहर के तरफ फैलते रह गया होगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहा होगा जब तक कि उसका सारा कंटेंट खत्म नहीं हो गया होगा। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद अंत में ये स्टार इस नेब्यूला के सेंटर में वाइट ड्वार्फ बनकर रह गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके चारों तरफ मौजूद स्टेलर मटेरियल्स हमेशा के लिए बाहर के तरफ एक्सपैंड होते रहेंगे। एस्ट्रोनॉमर्स इस मटेरियल के कॉम्पोजिशन को देखकर समय में पीछे झांक सकते हैं। इस नेब्यूला में मौजूद सबसे आउटर शेल मरते हुए स्टार के द्वारा सबसे पहले रिलीज़ किया गया होगा, जबकि इसका इनर मोस्ट सेल सबसे अंत में रिलीज़ किया गया होगा।
चूंकि स्टार धीरे धीरे अपने आखिरी समय में पहुंच रहा था, इस नेब्यूला के अलग अलग शेल्स में हमें अलग अलग मटेरियल्स और केमिकल कंपोजिशंस मिलेंगे। इन्हें स्टडी करके हम ये जान सकते हैं कि एक स्टार का अंत कैसे होता है। जहाँ तक इस पर्टिकुलर नेब्यूला का सवाल है, वेब ने इसके 2 डिटेल्ड इमेजेस जारी किए हैं। दूसरे इमेज के ज़रिए हम इसके हार्ट तक आसानी से देख सकते हैं। जब हम इसके हार्ट तक पहुँचते हैं तो पाते हैं कि वहाँ एक नहीं बल्कि 2 तारों की डेथ हुई थी। दरअसल वहाँ 2 तारे मौजूद थे जो कि एक बाइनरी सिस्टम का हिस्सा थे। इसमें जो स्टार आपको लाल रंग का नज़र आ रहा है वो एक डाइंग स्टार है, जबकि दूसरा जो थोड़ा ज़्यादा चमकीला है वो थियोरेटिकली पास्ट में एग्जिस्ट करता होगा। इसे हमने अभी तक कभी नहीं देखा था। ये दोनों तारे एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। नासा के अनुसार ये डाइंग स्टार भविष्य में अपना खुद का प्लैनेटरी नेब्यूला इजेक्ट करेगा, पर तब तक ये इस नेब्यूला के अपीयरेंस को इन्फ्लुएंस करता रहेगा। यानी कि स्टार्स के इंटरैक्शन के कारण स्पेस के रीजन में हमें प्लैनेटरी नेब्यूला जैसा फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दूसरे इमेज में हमें ब्लू रीजन भी दिखाई दे रहा है, जो कि असल में हाइड्रोकार्बन्स की मौजूदगी के कारण है। ये हाइड्रोकार्बन्स नेब्यूला मटेरियल्स में इन्फ्यूज़ होते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इस नेब्यूला के शेल्स बाहर की तरफ हमेशा के लिए एक्सपैंड होते जा रहे हैं, यानी कि ये धीरे धीरे मिल्की वे में कहीं खो जाएंगे। वहीं हाइड्रोकार्बन्स एक्सपैंड होते हुए गैलेक्सी में नए स्टेलर नेब्यूला को जन्म देंगे, जिनसे कि स्टार्स और प्लैनेट्स का निर्माण होगा। हेवियर एलिमेंट्स एक स्टार सिस्टम से दूसरे स्टार सिस्टम तक इसी तरह पहुंचते हैं। इस इमेज के टॉप लेफ्ट में भी अगर आप देखें तो आपको एक मिस्टीरियस ब्लूइश लाइन दिखाई देगी। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो ये प्लैनेटरी नेब्यूला से निकला हुआ कोई मटेरियल ही हो, पर ऐसा है नहीं। दरअसल ये दूर मौजूद एक पूरी गैलेक्सी है जो इस इमेज में इतनी छोटी सी हमें दिखाई दे रही है। चलिए अब बात करते हैं इस एपिसोड के सबसे अंतिम इमेज की, स्टीफेंस क्विंटेट। दोस्तों, ये इमेज एक बेहद ही फेमस गैलेक्सी ग्रुप का है जिसे स्टीफेंस क्विंटेट के नाम से जाना जाता है। कहने को इस ग्रुप में 5 गैलेक्सीज आते हैं, क्योंकि ये तस्वीर हमें यही दिखाती है, पर असल में ये केवल 4 गैलेक्सीज से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि इस इमेज में जो गैलेक्सी सबसे लेफ्ट में मौजूद है वो हमसे केवल 40 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। कहने का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर गैलेक्सी हमसे काफ़ी नज़दीक है, जबकि बाकी के 4 गैलेक्सीज हमसे लगभग 290 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। ये वेब द्वारा खींची गई अब तक की सबसे बड़ी तस्वीर है। इसे 1000 सेपरेट इमेज फाइल्स को कंबाइन करके तैयार किया गया है और इसमें 150 मिलियन पिक्सेल्स मौजूद हैं। ये इमेज कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा आप केवल इस बात से लगा सकते हैं कि इन 1000 इमेजेस को अगर हम कंबाइन कर दें तो हम चांद के डायमीटर के 1/5 एरिया को कवर कर सकते हैं। खैर, इस इमेज में मौजूद गैलेक्सीज के बारे में बात करते हैं। ये चारों गैलेक्सीज निश्चित तौर पर एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस इंफ्रारेड व्यू में आप एक गैलेक्सी से निकलते हुए गैस, डस्ट के अलावा टाइडल टेल्स को भी आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन के वजह से इन गैलेक्सीज ने स्ट्रक्चरल लेवल तक खुद को डैमेज कर लिया है। इसके कारण हमें ज़्यादा स्टार फॉर्मेशंस देखने को मिल रहे हैं। अगर टॉप मोस्ट गैलेक्सी को देखें तो हम पाते हैं कि इसमें इतना मटेरियल चला गया है कि इसके सेंटर में मौजूद ब्लैक होल एक्टिवेट हो गया है। इसके कारण ये उन मटेरियल्स को तेज़ गति से निगलता जा रहा है और वहाँ के एनवायरनमेंट में रेडिएशन एमिट कर रहा है। इस तरह के इंटरैक्टिंग गैलेक्सीज इस ब्रह्मांड में अब तक हमें काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, पर अपने पास्ट में हमारा ब्रह्मांड जब काफ़ी डेंस रहा होगा उस समय इस तरह के गैलेक्टिक इंटरैक्शंस काफ़ी कॉमन रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें स्टडी करके हम ये जान पाएंगे कि इस ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में ऐसे गैलेक्सीज के साथ क्या हुआ होगा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जेम्स वेब अभी कम से कम अगले 20 सालों तक ज़रूर ऑपरेशनल रहेगा, जिसका मतलब ये हुआ कि ये ब्रह्मांड के कई रहस्यों से पर्दा उठाएगा। आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करें। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें।
तो दोस्तों आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।